हेलो फ्रेंड्स, जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम दिनेश पासवान है और मैं भागलपुर बिहार से बोल रहा हूँ। कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। संस्कृत में है ये लिखा हुआ और इसका मतलब हम सब समझ भी रहे होंगे, और जो पहली बार सुन रहे हैं तो निश्चित रूप में यह एक यह कह सकते हैं कि संस्कृत या श्लोक का शब्दार्थ क्या होता है। हर व्यक्ति यहाँ पर सुखी हो, हर व्यक्ति यहाँ निरोगी हो, क्या ये संभव है? है ना? और ये धरती पर जो है कोई गम ही ना हो तो शायद ये संभव ही नहीं है। तो मुझे भी इस बात पर हंसी आ गई। यहाँ पर हर व्यक्ति ब्रेड अर्नर है, चाहे वो सरकार का 5 केजी अनाज के लिए भी चाहे कॉरपोरेट लाइफ जीने वाला व्यक्ति भी काफी संघर्ष में लगा हुआ है। उन्हें डोपामाइन चाहिए और डोपामाइन कैसे आएगा जब तक उसका फैमिली खुश ना हो। हैप्पी फैमिली, मुस्कुराता हुआ परिवार शायद ही संभव है, और इसके लिए आपके पास समय है तभी तो। यहाँ के कॉरपोरेट कहते हैं कि आपको 70 से 90 घंटे सप्ताह में काम करना चाहिए क्या ये संभव है? और यदि इतने घंटे काम करते हैं, यानी कि 13-14 घंटे काम करते हैं दिन में, तब तो ये गुलामों की काम है। तो ये भी आपको झटका लगेगा सुन करके कि ऐसा भी कोई काम होता है जो 12-13 घंटा काम करने, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून बना करके हम लोगों को दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत कि हम सभी को 8 घंटे काम करने चाहिए। तो अब 8 घंटे से 12 घंटे में कन्वर्ट हो गए हैं। सारे कॉरपोरेट ऑफिस जो है वो 12 घंटे प्लस काम करवाती है। तो ये बहुत ही विरोधाभास है। तो इसीलिए अभी तो हमारे कम्युनिटी के लोगों को बैंक से लोन भी नहीं मिलता है। कहते हैं, हम लोग कहते हैं ना, तो कि भाई बैंक तो हमारा बैंक है, नेशनलाइज बैंक है, फिर भी हमें लोन नहीं मिलता। क्या कारण है? तो इसलिए कुछ लोग जो है आगे आ रहे हैं और वो कह रहे हैं नोट हमारा, बैंक तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा लोग जागरूक हो रहे हैं। नोट हमारा, बैंक तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जी हाँ, हमें हर एक राज्यों में कोऑपरेटिव बैंकों की निर्माण करने की आवश्यकता है। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम से कोऑपरेटिव बैंक का निर्माण महाराष्ट्र से किया जा रहा है। मैं राजरत्न अंबेडकर साहब के विचारों को सुन रहा था। उन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बताया, सारस्वत बैंक। सारस्वत बैंक वो एक ऐसा बैंक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बिरादरी के लोग हैं, और वो ब्राह्मण समाज के हैं, और वो कोंकण में रहने वाले महाराष्ट्र के अंतर्गत, जिसकी आबादी लेस देन 1% है।
और वो बैंक चलाते हैं, और उनके अनुसार यह बैंक 58 कंट्रीज़ में बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो ये कितनी बड़ी बात है। और हम सब की आबादी 25 से 30%, और हमारा कोई बैंक नहीं। ये हास्यास्पद है, दुखद है, और इसीलिए हम सभी को कोऑपरेटिव बैंक बनाने चाहिए। यह एक रास्ता है। आप अमीर भी बन सकते हैं और लोगों को, कम्युनिटी के लोगों को मदद भी कर सकते हैं आर्थिक रूप से। इसीलिए उन्होंने नारा लगाया, नोट हमारा, बैंक तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि इसी में खेला है। सारे बैंकों में पैसे हमारे कम्युनिटी के लोगों के हैं, लेकिन जब आप लोन लेने जाएंगे तो हम क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनके क्राइटेरिया के हिसाब से हम फुलफिल नहीं होते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाह रहा था। और साथ ही कि अभी अपने बच्चों को अगर कोई एजुकेशन देना है और कम समय में उन्हें कह सकते हैं कि हम फाइनेंशियल फ्रीडम, वित्तीय रूप से हम आज़ाद होना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि MBA करना चाहिए, MBA इन फिनांस, अथवा चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई करनी चाहिए। ये 2 कोर्स जो है, अथवा ग्रेजुएशन करने के बाद MBA कर सकते हैं, या 10+2 के तुरंत बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पूरा नेशनल लेवल पर उनका एंट्रेंस होता है। यदि ये कोर्स करते हैं तो ये कोर्स बहुत ही टफ होते हैं, और निश्चित रूप में MBA भी बहुत ही टफ है। IIM से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट को क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर लगनशील है तो कोई भी इसे निकाल सकता है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, ISB, ये एशिया में स्थान रखता है। ये ऐसा संस्थान जो हैदराबाद में है और दूसरा मोहाली में खुला है। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस में भी एंट्रेंस में हम लोग अपने बच्चों को डालना चाहिए। और इसके अलावा जो है कह सकते हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, सामाजिक कार्यों में हमें हमारी भागीदारी भी होनी चाहिए। तो TISS, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, तो इस तरह से कैरियर में बच्चों को डालना चाहिए। तो आने वाला जो 1 दशक है, वो पढ़ाई करके जब बाहर निकलेंगे और वो जब तैयार होंगे तो निश्चित रूप में वह परिवार जिसका वो हिस्सा है वह समृद्ध होगा और खुशहाल होगा, साथ ही वह समाज भी काफ़ी समृद्ध होगा। तो इस तरह से हम अपना परिवार से राज्य और राज्य से देश को मजबूत कर पाएंगे। और निश्चित रूप में इंडियन इकोनॉमी के जो GDP है वो भी धीरे धीरे मजबूत होंगे। तो कोशिश है कि हम लोगों को अच्छे संस्थानों में पढ़ने चाहिए, लेकिन अच्छे संस्थानों में पढ़ने के लिए वित्तीय जो सहयोग है वो बहुत ज़रूरी होता है। लोग विदेशों में जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कोई रास्ता नहीं है, यहाँ कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता है, तो ये सब भी दिक्कत है। और कभी कभी तो ऐसे ऐसे कविता सामने आती है, जैसे ठाकुर का कुआं। ये बड़ा खतरनाक कुआं है, ठाकुर का कुआं। एक बार संसद भवन में RJD के जो सांसद महोदय है मनोज कुमार झा,
उन्होंने ठाकुर के कुआं की कविता को पढ़े तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गए जबकि ये सच्ची कविता है और इसके मायने हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि इसके लेखक हैं, कवि हैं। उन्होंने जूठन भी कविता किताब लिखे हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में। तो मुझे उनके बारे में भी जानने का मौका मिला। तो ये सब जो है हमारे समाज के धरोहर है, महापुरुष है, और निश्चित रूप में इनके बारे में भी हमें जानने की आवश्यकता है। हम सब जो है आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका भी हमें मूल्यांकन करना चाहिए। ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया जो होता है हर एक साल, उसको पढ़ने की आवश्यकता है कि SC ST और OBCs की जो संख्या है, जो उनके बीच के जो युवा पीढ़ी है, वो किधर जा रहे हैं। वो जेन जी के रूप में कहीं यू टर्न तो नहीं मार रहे, है ना। ये बहुत ही स्थिति गंभीर है, क्योंकि यह 21वीं सदी है और 21वीं सदी में लोग जो है वो फाइनेंस को ही महत्वपूर्ण मुद्दा समझते हैं, क्योंकि मनी इज़ पावर। आज के तारीख में जिसके पास धन नहीं है वो या तो कह सकते हैं कि गुलाम है। गरीब का मतलब क्या हुआ? तो गरीबी से निकलना होगा। तो निश्चित रूप से जो जन्म लिया है गरीब में, गरीब बनकर के कोई बात नहीं है, लेकिन इतना मेहनत करेंगे कि हम गरीबी से बाहर निकल आए। ये हमारा प्रयास रहे और अपने माता पिता को ग्रेटिट्यूड करें, आभार प्रकट करें, धन्यवाद दें कि आपने हमें जन्म दिया है। और निश्चित रूप में आपका जो आपने मुझे इस पृथ्वी पर लाया है, तो मेरा ये कर्म है कि मैं भी आपको आपका सेवा करूं और निश्चित रूप में आर्थिक रूप से हम आपको मदद कर पाऊं। तो परिवार को मदद करना, आर्थिक रूप से मदद करना, ये हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। और जो इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, उससे सीखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा कि हम सभी को चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो CA बनने का सपना बच्चों में डालनी चाहिए। वो उन्हें कॉमर्स की पढ़ाई, देश के अंदर हम सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा CA मारवाड़ी समाज में होते हैं ये भी एक प्रकार से जो है जोक हो गया, है ना भाई। ये एक उन्हीं के ऊपर मतलब ये कब्जा है कि हमारा जो देश है, अधिकतम मारवाड़ी समाज के बच्चे जो है वो CA बनते हैं। क्यों CA बनेंगे मारवाड़ी समाज में? एकाधिकार क्यों है भाई? SC ST के भी बच्चे को भी है CA बनने का मौका मिलनी चाहिए। जानकारी का अभाव है। तो इसीलिए हमें हमारे बच्चों को भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी बननी चाहिए और कॉस्ट अकाउंटेंट। ये सब एक समानांतर जो है डेजिग्नेशन है और सबसे बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट को माना जाता है मेरे हिसाब से। बाकी इसमें काफ़ी हायर एजुकेशन को आप उसमें PhD करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो और अच्छी बात होगी। यहाँ पर कहते हैं कि फूड इज़ मेडिसिन। तो भाई दवाई जो है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है, और यदि हम संतुलित आहार का प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो इनकम माइनस जो कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, अथवा कई परिभाषा है। इनकम यदि आपका कहीं किसी स्रोत से आता है
और उसको आप पहले खर्च करते हैं और तब जा कर के आप निवेश करते हैं, तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति मानी जाए। ये किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी। जी हाँ, साइकोलॉजी ऑफ मनी को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि जो भी इनकम जिस स्रोत से आपको आता है उसमें से आपको इनकम में आपको निवेश करना है। और निवेश भी 21वीं सदी है, आर्थिक युग है, और निश्चित रूप में आपको पूरे तरह से जितना इनकम है उसका 50% हमें बचाने की आवश्यकता है। नहीं तो फिर जो आगे का फेज होगा वो फिर बहुत मुश्किल भरा होगा। तो अगर अभी इंजॉय करते हैं तो बाद में मुश्किल आएगी, और अभी थोड़ा कष्ट झेलते हैं तो आपका जो ओल्डर एज है, जो बुढ़ापे का उम्र कह सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो ये हम सब के ऊपर निर्भर करता है। ये 100 साल का उम्र अगर सीमा मानते हैं, भारत में अभी 80 साल सरकारी उम्र मान 80 साल सबको जीना है। लेकिन अगर आप सही से भोजन करते हैं तो आप 100+ भी जी सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको टहलना है। 30 मिनट जो है आपको टहलने की आवश्यकता है ना। प्रत्येक दिन टहलिए। मैं भी सुबह सुबह टहलता हूँ, बीच में फांकी भी मारता घर में बैठ कर के पढ़ाई करता हूँ। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है और हमको लगता है कि हम सभी को अच्छा लगना चाहिए। तो जापान में एक शहर है ओकिनावा। ओकिनावा, जी हाँ, उसको हम लोग ब्लू जोन बोलते हैं। ब्लू जोन मतलब कि जो सबसे वयोवृद्ध लोग वहाँ पर मतलब जिंदा रहते हैं। 125 साल से ज़्यादा के लोग वहाँ पर आपको ज़्यादा मिलेंगे, यानी 100+ लोग वहाँ युवा कहलाते हैं। और वहाँ पर जो है हर व्यक्ति खुश है, हैप्पी जोन में रहते हैं। तो ये ब्लू जोन की जो लिए है, इसका केस स्टडी हम सबको पढ़ना चाहिए। तो ओकिनावा एक जगह है जापान में, और वहाँ के जो लोग हैं वो फूड को मेडिसिन मानते हैं, एकदम संतुलित आहार के साथ खाते हैं। और उनके अनुसार जो है सॉरी एक फॉर्मूला है हारा हाचिबू। हारा हाचिबू, हारा हाचिबू HHB, हारा हाचिबू, यानी इसका मतलब हुआ ईट लेस लिव लॉन्गर। ईट लेस लिव लॉन्गर, कम खाइए और ज़्यादा दिन जिंदा रहिए। यानी 80% रूल है ना। 80% ही हमें भोजन करना है। ये नहीं कि यहाँ तक पूरा खा लिए हैं और डकार पे डकार लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं खाना है। तो और वहाँ जापान में क्या है कि 10 लोगों का एक टीम है, बचपन से वो पूरा उनकी दोस्ती बनी रहती है। तो और वो पूरा जीवन भर जो है उनके साथ रहते हैं, जैसे भी परिस्थिति हो। और वो उनके साथ पूरा खुल करके हंसना, बातें करना और अपनी समस्याओं को है ना शेयर करना। तो उससे क्या होता है ना कि वो अपने दोस्तों के साथ जो समय बिताते हैं उससे उनकी जो है डोपामाइन का निर्माण होता है, यानी बहुत ही खुश ये जो मस्तिष्क है वो खुश रहता है। और वो लोग जो है 1% लर्निंग हमेशा भी करते हैं और परिश्रम भी करते हैं। ऐसा नहीं कि घर में बैठे रहते हैं और टीवी देखते रहे। अमीर बनने वाले लोग जो है टीवी नहीं देखते हैं, वो आपको जो है वो लैपटॉप पर रहते हैं, लेकिन वो आपका अपने जो प्रोजेक्ट है, उनके जो सपने हैं
उन सपनों को साकार करने में लगे रहते हैं। तो हमारे सपने क्या क्या है, ये सपने जो है वो माइंड सेट में रखना चाहिए और उसको लिखना भी चाहिए। हम सब के 5 बड़े सपने क्या क्या है, और उन 5 सपनों को लिख करके विजन बोर्ड जो सामने जहाँ पर बैठते हैं, अधिकतम समय आप अपना स्टडी टेबल जहाँ पर है वो सामने रखना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं भी कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें सबसे बेहतर होता है कि जो सपना आप देखते हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं, जो आपको इनकम देता है एसेट निर्माण करने में, और जो लायबिलिटी है जो जिससे आपको खर्च बढ़ते हैं, तो खर्च वाले का जो एक ड्रीम अलग है। तो एसेट बनाने के लिए जैसे आप जैसे कोई घर बनाना है, तो ड्रीम होम ये एसेट है या लायबिलिटी, ये आपको तय करना होगा। अगर खुद रहने के लिए बनाते हैं तो ये लायबिलिटी है, लेकिन अगर वो ड्रीम होम को अगर आप किराए पर लगा देते हैं, रेंटल होम बना देते हैं, तो ये एक एसेट हो जाता है। तो ये आपको इस पर निर्भर करता है कि एसेट है या लायबिलिटी। अगर आप कार खरीदना चाहते हैं तो ये एक लायबिलिटी है, लेकिन अगर आप समय पर ऑफिस जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एसेट का काम करेगा। अथवा उस कार को आप किराए पर लगा दिया तो रेंटल कार हो जाएगा, तो वो फिर आपका एसेट निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे 5 बड़े सपने क्या क्या है उसको लिख करके विज़न बोर्ड पर रखना चाहिए, और हो सके तो किस तरह का घर बनाना है उस घर का ब्लूप्रिंट भी तैयार करना चाहिए। ब्लूप्रिंट, और उसको किस कलर से आप डिज़ाइन कर रहे हैं, इंटीरियर डिज़ाइन और एक्सटीरियर जो डिज़ाइन है बाहर का और अंदर का, उसके बारे में भी आप मैंने पूरी तरह से उसका प्रिंट आउट करके आप सामने रख सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन जो है ड्रीम हम सभी को लिखना चाहिए। इससे ऐसा बताया जाता है कि वो सपने जल्दी पूरे होते हैं बनस्पत जो नहीं लिखते हैं, जो सिर्फ दिमाग में रखते हैं। तो लिखना ज़रूरी है सपनों को, और यदि वो ब्लूप्रिंट अगर आपके पास है तो उसका प्रिंट आउट भी आप निकाल करके अपने विज़न बोर्ड पर रख देंगे, तो वो जल्दी, चूँकि वो उसमें आपको डेट भी लिखना है, डेडलाइन, कि किस डेट में किस समय आपको वो चाहिए। अगले 5 साल में चाहिए तो 5 साल में भी आपको किस डेट में चाहिए, किस महीने में चाहिए, और निश्चित रूप में प्रकृति है ना, वो उसको आपके लिए काम करना शुरू करती है, ऐसा बताया जाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से यह काम होता है। और द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक किताब है, आपके अवचेतन मन की शक्ति, है ना, डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसके लेखक है। मैंने इस किताब को कई बार पढ़ा है और निश्चित रूप से उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जो पैसे लगाते हैं उससे आपको कितना रिटर्न आते हैं, ROI, ये आपको चेक करना है। हमारा जो इनकम हो रहा है वो सालाना जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें देखना है, कितने खर्चे कर रहे हैं, किस मद में खर्चे कर रहे हैं, और वहाँ से फिर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है आपको दिखेगा कि आपने कितना मेहनत किया है, उसके हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आपको कितना स्किल डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है या नहीं करना है, ये इसको थोड़ा सा समझना होगा। और मुझे लगता है कि हर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए और काफ़ी सोच समझ कर के जो है कदम रखना चाहिए। यह आर्थिक युग है, इस आर्थिक युग में हर आदमी आपको सपोर्ट करेगा यह गारंटी नहीं है। इसीलिए
खुद पे भरोसा करना चाहिए और जो बहुत तरह के रिचुअल्स है उस रिचुअल से बचने चाहिए और खुद को भगवान बुद्ध के जो विचारधारा है उनको पढ़ना चाहिए और जो क्या कह सकते हैं कि जो बीच का जो रास्ता है, मध्यम मार्ग है, उसे हमें समझना चाहिए। और कहते हैं कि बैर से बैर समाप्त नहीं होता है, बल्कि बैर से अबैर, यानी कि प्रेम करते हैं तभी वो बैर समाप्त हो सकता है। ये बुद्ध की विचार है और निश्चित रूप में बुद्ध जो है आज पूरी दुनिया में उनके विचारों को जाने जाते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय अथवा विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय हो, ये दुनिया में ऐसे प्रथम विश्वविद्यालय के रूप में भारत से इसका नाम जाना जाता है। लेकिन आज के तारीख में इनका कोई स्थान नहीं है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः जो है स्थापित करने का तो काम शुरू किया है। यहाँ पढ़ाई भी होती है नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में और 30-32 देशों के बच्चे आकर के पढ़ाई भी करते हैं। लेकिन जो पहले का जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो क्या कारण है ये समझना होगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत ही रहस्य है ना। तो अब पता नहीं कि यूनिवर्सिटी तो बन गए हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, लेकिन इसका नाम जो है वो उस लेवल पर नहीं आ रहे हैं। दुनिया के लगभग 100 विश्वविद्यालय में, 200 विश्वविद्यालय में भी नाम नहीं आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एजुकेशन का लेवल क्या है समझना होगा, है ना। तो इसीलिए हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत मेहनती है। शेड्यूल कास्ट के जो बच्चे होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और वो कोई छल कपट नहीं होता है, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोका जाता है। उनको ये सब का भी एक प्रकार से ध्यान रखना होगा कि हमें पढ़ाई के साथ साथ इस तरह से भी बचना है कि कोई आपके साथ आपको एट्रोसिटीज़ ना कर दे। इसलिए हर व्यक्ति को मन में एक शासक बनने का सपना देखना चाहिए कि मैं यहाँ का शासक हूँ। जैसे यह जो भूमि है वो अखंड भारत की भूमि है और यहाँ पर जो है इसके शासक के तौर पर, है ना, सम्राटों के सम्राट अशोक यहाँ पर जो है शासक के तौर पर शासन किए और 40 साल से ज़्यादा शासन व्यवस्था उनकी ऐसी रही है और उन्होंने उनके ही नेतृत्व के वजह से 84,000 स्तूपों का निर्माण किया गया और उन स्तूपों के माध्यम से आज भी वो स्तूप मिलते हैं। बहुत से लोग तो उसको किसी दूसरे रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें समझना चाहिए और हमें मनी माइंडसेट के तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम एक अच्छे विद्वान के रूप में आगे नहीं बढ़ेंगे, मनी हमें कितना हैप्पीनेस देता है, लेकिन इनर जो पीस होना चाहिए, ये भगवान बुद्ध की विचारधारा जब तक हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हमें आपको सफलता नहीं मिलेगी, नींद नहीं आएगी। रात में जो 8 घंटे का जो नींद होता है उसे हम पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हमारा जो है मस्तिष्क एकदम शांत नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ का जो जल है, पानी है, वो भी बहुत गंदा हो गया है। तो ये जो सरकार है वो जन साधारण को शुद्ध पानी भी नहीं पिला पा रहे हैं। हम लोग तो कैंट का पानी पीते हैं,
आरओ का, जिसको वाटर बोलते हैं, आरओ वाटर। जब थोड़ा उसमें रिसर्च किया तो पता चला कि ये तो समुद्र के पानी को शुद्ध बनाने के लिए आरओ वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग तो भाई ये जो है ज़मीन से जो निकला हुआ पानी है उस पानी को शुद्ध करके आरओ वाटर पी रहे हैं, बीमारी इससे भी हो रहे हैं। कितनी सत्यता है इस, ये और भी रिसर्च करने की आवश्यकता है। इस देश में शुद्ध पानी लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आगे की क्या मतलब सोच में रख सकता हूँ। तो हमें शुद्ध पानी पीने के लिए क्या करने चाहिए, और इसके लिए हम सभी को संगठित होने की आवश्यकता है इस पर कि शुद्ध पानी हम लोग कोशिश करें कि हम सबको, जैसे हर क्षेत्र में तो नारियल पानी उपलब्ध नहीं है, और उससे अगर हम लोग पीते हैं तो उससे हमारा जो है शरीर स्वस्थ होता है। लेकिन शुद्ध पानी ज़रूर पीना ही होगा, तभी हमारी आयु 80 साल से 100 साल प्लस होगा। नहीं तो फिर हमारे जो शरीर का जो विकास है वो उस स्पीड से नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। तो शुद्ध पानी जो है वो समय की मांग है, और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए हम सबको हायर एजुकेशन धीरे धीरे लेते रहना होगा। और हॉस्टल लाइफ जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हॉस्टल में जो है वो लोग बहुत कुछ सीखते हैं। मैं तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन जब से मैं हॉस्टल में एडमिशन रहना शुरू किया तो पोस्ट ग्रेजुएशन के समय, तब मेरी जो है वह आँखें खुलती है कि नहीं, एजुकेशन जो है वह कितना मायने रखता है इंसान के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो एजुकेशन के बिना ही, है ना, हम एजुकेशन के बिना कुछ नहीं कर सकते। तो बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा कहते रहे हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि शिक्षा वो, है ना, शिक्षा तो वित्तीय शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन हमें प्राप्त करना है। ऐसा नहीं कि आप जो है ऐसी शिक्षा प्राप्त कर ले जिसका कोई खास महत्व नहीं है, और फिर आप ऐसे शिक्षा का इस्तेमाल करें। जैसा मैंने कहा कि आप MBA लेते हैं, MBA करने के बाद PhD करते हैं, तो वो जो है आप एक अच्छे प्रोफेसर बन कर के आप समाज की सेवा कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, तो इसके माध्यम से भी आप समाज सेवा, देश सेवा कर सकते हैं। और आपकी जो आय होगी वो निश्चित रूप में एक अद्भुत होगा, और आप बिल्कुल आर्थिक रूप से संपन्न हो जाएंगे। तो हमें जो है वो आर्थिक रूप से आगे बढ़ना है। इसके लिए ऐसे जो है एजुकेशन लेने चाहिए, अथवा जो है ये जीवन जो है बहुत मुश्किल भरा है, बहुत कष्ट भरा है। इतनी आबादी है, इस आबादी में हर व्यक्ति को हायर एजुकेशन का सपना पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर भी प्रयास करते रहना चाहिए, और हम सभी को अपने अपने सपने, कम से कम 5 सपने लिखने चाहिए, बड़े सपने। और यदि हो सके तो उससे ज़्यादा सपना लिखिए, 25 सपनों को लिखिए। वारेन बफेट कहते हैं कि जो है आपको जितना सपना है सारे सपनों को लिख डालिए, और उन सपनों में से 5 सपने को छांट डालिए। तो मैं भी वही कहूँगा कि जितने सपने हैं उनको लिखिए, और उनमें से 5 सपने, बड़े सपने को आप सामने पे रखिए, और उसको पीछा करना शुरू, उसको चैलेंजिंग की तरह जो है लेना सीखिए। तो मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ सफलता मिलेगी, है ना। नहीं तो जहाँ से शुरू किए हैं वहीं पर आकर के रह जाएंगे। तो लोग
हमेशा डरते हैं फेल्योर से कि हम फेल हो जाएंगे, लोग क्या कहेगा। मैं पिछले दिनों एक लाइव स्ट्रीम सुन रहा था साइंस जर्नी का। वहाँ पर एक वक्ता आए और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी किसी स्कूल में पढ़ाई कर रही थी और उनकी जो बच्चे की जो शिक्षिका हैं वो उन बच्ची को 3-4 नंबर से फेल कर देती हैं। तो अभिभावक जो है टीचर के पास जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे को पास कर दिया जाए, तो वो इनकार करती हैं और फिर वहाँ स्कूल से बाहर जाने की बातें करते हैं। और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि वो बच्चे सुसाइड कर लेती है, जबकि बहुत छोटी बच्ची है। तो ये सुसाइड वगैरह नहीं करना चाहिए और इससे संघर्ष करना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर साहब जो है स्कूल में पढ़ने नहीं देते थे, तो स्कूल से बाहर जो है बरामदा में बैठ करके उन्होंने पढ़ाई की है। आप लोग भी जानते हैं इस कहानी को। तो बाबा साहब अम्बेडकर से ज़्यादा कोई ज़्यादा थोड़ी हताहत हुए होंगे। कितने उनको जो है डराया गया, उनको कितना परेशान किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, हमारे डिग्निटी को ख़त्म किया जाता है। तो निश्चित रूप में भेदभाव, छुआछूत और कई तरह के जो है मेरिट्स के बारे में बताए जाते थे, अछूतपन के बारे में बताया। ये सब से हम सबको आगे निकलना पड़ेगा। डरना नहीं है और मजबूत होने की आवश्यकता है। इनके बारे में जवाब देने की आवश्यकता है, तभी हम समाज में हम कुछ पर कर पाएंगे। और ये इस तरह की जो घटनाएं घट रही है, चाहे वो किसी भी वर्ग से हो, और भारतीय संविधान जो है हर व्यक्ति को समानता का अधिकार देता है, उनसे डरने का कोई बात नहीं है। लेकिन समाज जो है चूँकि आर्थिक रूप से जो समृद्ध है, वो समाज जो है कमज़ोर लोगों को डराने का काम करते हैं, जबकि बुद्ध का विचार है कि हम सभी को समानता के साथ रहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यह दुनिया का सबसे खतरनाक जो है विषय है, जो कि छुआछूत और अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था के वजह से SC ST के बच्चे आगे बढ़ने में थोड़ा स्लो है। यदि उनको शुरू से अगर उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वह बहुत तेज़ी से विश्व को नेतृत्व कर सकते हैं। ये उनमें बिजनेस लीडरशिप है और सोशल लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, हर तरह के लीडरशिप है, और वो मेहनत से भागते नहीं हैं SC ST के समाज के युवा। तो मुझे ऐसा लगता है, इसीलिए हम सभी को अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आज जो है एक टीवी चैनल देख रहा था, अल जजीरा, जिसमें अभी साउथ अफ्रीका के अंदर G20 की मीटिंग चल रही है और उसके बारे में वो चर्चा कर रहे थे। तो एक जो वक्ता थे, उनके पीछे एक उनके घर में एक लाइब्रेरी जैसा था, काफ़ी अच्छे बुक्स। तो उसमें से एक बुक मैंने देखा, वो है बुलेट्स टू बैलेट्स। ये बहुत अच्छी किताब मुझे लगा। तो निश्चित रूप में जो अच्छे लोग हैं वो किताबों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम सभी को इन्फ्लुएंसर बनना चाहिए, हर क्षेत्र में इन्फ्लुएंसर होते हैं। तो इसीलिए इन्फ्लुएंसर बन कर के भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। और मुस्कुराते रहना बहुत ज़रूरी है, सेहत बना करके रखना है।
और सुबह से लेकर के शाम तक का जो है ना, वो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं होगा तो फिर हम जो है वो सफल नहीं हो पाएंगे। और इसके लिए एक जातक कथा है डिसिप्लिन के लिए, तीतर जातक कथा। तीतर तीतर जो है एक पक्षी का नाम है। तीतर से बहुत लोग तेतरोए है ना। तीतर तीतर हिमालय में भगवान बुद्ध कहानी के माध्यम से भनते लोगों को समझाते हैं डिसिप्लिन कि हमें किस तरह से जीवन शैली बनाए रखना चाहिए, लाइफ स्टाइल के रूप में बड़ों के साथ प्रेम, उससे छोटे को भी जो है, और उससे सबसे छोटे सबको एक तरह रहना है, भाईचारा के साथ रहना है और सम्मान के साथ रहना है। तो उसके बारे में बता रहे कि तीतर जातक कथा है। तीतर जातक कथा जो है के माध्यम से तीतर एक पक्षी है और उसके साथ एक बानर है, बानर जो एक बंदर है, और तीसरा है वो एक हाथी है। ये तीनों अलग अलग जो है प्रजाति के हैं और तीनों में वार्ता होती है और वो कहते हैं कि हम सब में सबसे बड़े कौन है। तो हिमालय के आसपास वो लोग रहते थे, तो वहाँ पर जो है वो एक जो है कह सकते हैं कि एक वृक्ष है, वृक्ष के नीचे वो लोग रहते थे और वहाँ पर जो है वो लोग बैठ कर के चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों में से सीनियर कौन है, क्योंकि भाई जो सीनियर होंगे उनको सम्मान मिलेगा, जो जूनियर है उनको श्रेय मिलेगा, प्रेम मिलेगा। तो हाथी से पहले पूछा गया, तो हाथी बोलते हैं कि जब मैं बचपन में था, बचपन की अवस्था में था, तो ये जो वृक्ष है, ये वृक्ष भी बहुत छोटा हुआ करता था और मेरे पेट में जो है ये इसका जो पत्ता है वो सटता था और उससे मुझे गुदगुदी होती थी। तो चलिए ये ऐसा उन्होंने व्याख्या में बताया। इसके बाद जो है बानर के बारे में पूछा गया कि आप अपने बारे में बताइए। तो बानर जो है बताया कि जब मैं बचपन में था तो मैं ये पेड़ भी बहुत छोटा था और इसके पत्ते से हमको जो है हम उछल करके इधर से उधर पार कर जाते थे, लेकिन ये पेड़ अभी बहुत बड़ा हो गया। और तब फिर जो है तीतर की बारी आती है, तो वो उनसे बताया जाता है, तो वो भी बोलते हैं कि जब मैं बचपन में था तो यहाँ पर जो है वो पेड़ बहुत छोटा था और उसको मैं बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ कि वो धीरे धीरे बड़ा हुआ है और कितना विशाल वृक्ष बन गया है। तो इस प्रकार से और भी चर्चाएं होती है और उसमें ये पाया जाता है कि तीतर ही जो है सबसे सीनियर है, उम्र में बड़ा है। जाति का मतलब है कि वो जो है जन्म से बड़ा है ना, जन्म से बड़ा। लेकिन आज जो जाति का मतलब जो है वह घृणा के दृष्टि से पूछी जाती है, चूँकि भारत में ये जाति प्रधान देश बन गया है। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए और भारतीय संविधान जो है बहुत कुछ सिखाता है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन अब ऐसे व्यक्ति मिले तब तो जो सीखना ही ना चाहे तो उसे क्या कहा जाए। तो बहुत से ऐसे व्यक्ति है, ऐसे
कम्युनिटी है जो भारतीय संविधान को के अंदर जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हें स्वीकार नहीं है। इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करना है। तो वही तीतर जो है जातक कथा को भी लोगों ने चोरी करके उसको अपना गुरु और गोत्र बना लिए है, ऐसा बताया जाता है। तो हमें ये बताया है कि बुद्ध ने कहा कि जो सीनियर होते हैं उनको सम्मान करना चाहिए, और वो तब होता है जब कोई वहाँ पर कुटिया है और उस कुटिये में सारे जो जैनजी छोटे छोटे लोग हैं वो कुटिया में, वो जहाँ पर वो बुद्ध निवास करते थे, तो वहाँ पर वो कब्जा कर लिए, और जो बड़े थे वो बाहर में ही सो रहे थे। तो इसी बात को उन्होंने बताया कि जो सीनियर हैं, जो बड़े हैं, उनको ये प्रथम रूप से उनको ये मिलना चाहिए। उसके बाद जो है अगर नहीं जगह मिलती है तो वो छोटे लोग बाहर में रह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए। तो ये डिसिप्लिन है। किसी भी विश्वविद्यालय में भी जाते हैं तो जो सीनियर होते हैं उनको हॉस्टल पहले मिलते हैं, उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वेटिंग पीरियड होते हैं। तो ये भी हमें सीखना चाहिए। तो ये आज से कह सकते हैं कि जब 2600 साल, कितनी 2600 साल पहले की बात है, और निश्चित रूप में ये कहानी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसके लिए हम जो है अंग्रेज़ों को धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर जो कनिंघम है ना, वो कनिंघम महोदय जो है उन्होंने ये आर्कियोलॉजी के जनक माने जाते हैं भारत के। तो ये उनके लिए, और जेम्स प्रिंसेप जो कि यहाँ की जो लिपि है ना, वो लिपि को उन्होंने पढ़ने का, समझने का काम किया। ये दो व्यक्ति है ना, कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप, इनके बारे में हम सभी को पढ़ने की आवश्यकता है। और ये आपको रेफरेंस के रूप में साइंस जर्नी या रैशनल वर्ल्ड के लिए आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इनका यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं, साइंस जर्नी, वहाँ से भी आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी। तो निश्चित रूप से हमारा इतिहास जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है, और देश के अंदर जो है वो पूरी तरह से बौद्ध का जो है बुद्धमय था। तो ये जो है आज पूरे एशिया में बुद्ध की प्रचलन है, लेकिन भारत के अंदर जो है गायब हो जाते हैं। तो इसके बारे में भी समझने की आवश्यकता है, और बहुत ज़्यादा बातें हुई है आज। मुझे लगता है कि हमें वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 से किन लोगों को फ़ायदा हुआ है। आज वर्ल्ड वार 3 के रूप में भी कई देश संघर्ष कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन जो है आपस में लड़ रहे हैं। वो क्या परिणाम मिलने वाले हैं, 2-3 साल से लड़ रहे हैं, क्या रिजल्ट आने वाले हैं। लड़ाई तो हो रही है, कितने पैसे का बर्बादी हो रहा है, जन माल की हानि हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ लोग मारे जा रहे हैं। इसी तरह से जो है वो गाज़ा के लिए, इज़राइल और गाज़ा में फ़िलिस्तीन की लड़ाई हो रही है, और इसमें ईरान और कई देश जो है उसमें शामिल हुए। तो इस प्रकार से अभी वेनेजुएला के साथ अमेरिका और कई देश है जिनके साथ लड़ाई होती रही है ना। तो ये भी हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें G20 की बातें हो रही है, और उसमें कहा जाता है कि हम सभी को मिलजुल करके आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन जो है हम लोग पता नहीं बहुत ही पीछे हैं, अपने ब्रेन का इस्तेमाल नहीं करते हैं बॉडी का इस्तेमाल कर लेते हैं तो आगे बढ़ने के लिए हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अपने विजन को जो है वो हमेशा मिशन के तौर पर लेना चाहिए। एक्शन प्लान, हमेशा एक्शन, जब तक एक्शन नहीं करेंगे, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक जो है हम जो है कंपाउंडिंग इफ़ेक्ट का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। और इसीलिए हमारा जो है लेजर फोकस होना चाहिए। फोकस क्या होना चाहिए? लेजर में ऐसा फोकस होना चाहिए। बताया जाता है कि जो है जब जो है विवेकानंद के बारे में बताया जाता है, पता नहीं कितनी सच्चाई है, क्योंकि ये एक रिसर्च का भी बातें हो सकती है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं स्ट्रीट लाइट में और उनके बगल से बारात चली जा रही है और उनको पता नहीं है ऐसा कौन से पढ़ाई है कि आपको पता नहीं चलेगा? इतना आवाज़ वगैरह होता है शादी विवाह में। और उन तो बालक विवेकानंद जो है वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ाई में लीन था। तो ये एक प्रकार से फोकस्ड होना चाहिए, लेजर फोकस्ड। ऐसा रिजल्ट ये कह रहा है। और पता नहीं, मैं तो समझता हूँ कि बगल से कोई भी बैंड पार्टी निकल जाए तो ध्यान उधर चला ही जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि चलिए आप अपने फोकस जो है आपका जीवन में आगे बढ़ने का, वो बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर जो है जीवन टिकटॉक पर मिले भारत में तो टिकटॉक बैन है, लेकिन कई देशों में टिकटॉक चल रहा है। तो जो भी है, यहाँ मेटा है और कई प्लेटफॉर्म हैं, आप बता सकते हैं। तो मैं समझता हूँ सोच से समृद्धि तक, हमारी सोच ही हमें सही मुकाम तक पहुँचाती है। तो हम क्या आगे बढ़ना चाहते हैं? शून्यता से शिखर, शून्य से शिखर की ओर, है ना? यदि हम अपने आप को बदलना चाहते हैं तो ये हमारे अंदर है, हमें कोई बदल नहीं सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि मेंटोर चाहिए, सलाहकार चाहिए, गुरु चाहिए। लेकिन आजकल जो है गुरु भी जो है ना अंगूठा काटने वाले तो गुरु से भी बचना है। नहीं, द्रोणाचार्य जो है आगे बढ़ने नहीं दे रहे भारत के अंदर इतना द्रोणाचार्य हो गए हैं कि आज भी एक भी शेड्यूल कास्ट के जो है वाइस चांसलर नहीं है दिल्ली में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग 48 विश्वविद्यालय है, एक भी शेड्यूल कास्ट का वाइस चांसलर नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तो हम सभी को समझना चाहिए और हायर एजुकेशन इतना लेना है, पीएचडी और डीएससी, ताकि हम जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कर सकें। पीछे नहीं हटना है और बौद्ध दर्शन को आगे बढ़ाना चाहिए, इससे पूरे विश्व का भला होगा। और बगल में हमें ये भूटान है, भूटान जो है वो बौद्धिस्ट कंट्री है और वहाँ पर बताया जाता है कि लगभग 60% जो है वह फॉरेस्ट एरिया है। सोचिए कितना महानतम देश है जहाँ आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। 60% लोग जो है वो भूमि है वहाँ पर जो है वो क्या है कि वो पेड़ पौधे से भरे पड़े हैं। ये बहुत अच्छा है और ये होना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपका जो वायु है काफ़ी शुद्ध है, और जब वायु शुद्ध होगा तो अभी जो दिल्ली में है सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही है, वह एंटी क्या कर सकते हैं,
स्मॉग गन पानी डाल करके लोग पिचकारी से जो है पानी गिरा रहे हैं और कहते हैं कि ये जो पॉल्यूटेड जो एयर है वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं, तो हमारे वैज्ञानिक की सोच ऐसी हो गई है पिचकारी मारिए और शुद्ध वायु जो है वो शुद्ध हो रहा है। ये जो है रवीश कुमार का जो है मैं वीडियो देख रहा था, उसमें ऐसी बातें दिखाई गई है। तो भाई ये रेफरेंस के साथ कि भाई आपको विस्तार से ज्ञान आपको होना चाहिए कि कैसे शुद्धता लाई जा रही है दिल्ली की प्रदूषित हवाओं को। तो एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, यानी उसका कुछ नहीं, पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पानी का छिड़काव से पता नहीं कितनी सच्चाई है, जैसा वो बता रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम क्या बनना चाहते हैं। बचपन से लेकर के 100 साल का जो है ब्लूप्रिंट बनाया जाना चाहिए, और इसके लिए हमको किस किस लेवल पर 25-25 साल में हमें हर एक साल जो है अपने जीवन के विकास में हमने कितना तरक्की किया है उसका एक प्रकार से रिव्यू करना चाहिए, है ना। तो जैसे आर्थिक सर्वेक्षण होते हैं हर एक साल, उसी तरह से हम अपने जीवन का सर्वेक्षण करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए कि हम तरक्की कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, और कर रहे हैं तो कितना % कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, मूल्यांकन करना चाहिए। और आने वाले समय में हम समाज को क्या देने वाले हैं, ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे लगता है कि हम सब मिलेनियर हैं, लेकिन मिलेनियर माइंडसेट के नहीं हैं, जिसके वजह से ये दिक्कत हो रही है। पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेनियर माइंडसेट के लोग अमेरिका में ही क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि वहाँ आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है। चाइना में काम करने की आज़ादी है, जापान में काम करने की आज़ादी है। वो वहाँ पर किसी तरह का कोई उसका जो है, देखिए स्कूलिंग देखिए, वहाँ स्कूल में ही साथ साथ आपको पढ़ना है, साथ में खाना है, टीचर भी बैठ कर के खाना, उसी स्कूल में ही खाना बनते हैं, बाहर से कोई नहीं आने देते हैं। और वही तो साथ में बैठ के एक साथ साफ सफाई भी करते हैं। यहाँ तो बच्चे को एक ही वर्ग के बच्चों को भाई कि ये भाई मेहतर समाज के है, सफाई इनका जन्मसिद्ध अधिकार है अरे ऐसे इनके बच्चों को तो झूठा आरोप लगा, फेक जो है केस किया जाता है और इनको जेलों में डाल दिया जाते हैं। और पता चलता है कि जेलर महोदय जो है उनको काम देते हैं, भाई यहाँ का जो है नाला और पैखाना साफ करने का जो है काम। भाई क्यों वहाँ पता चलता है, ये पता करने में 18 साल बच्चा जवान हो जाता है। और जो जेलों के अंदर जब जाते हैं तो कुछ राजनीतिज्ञ लोग, तो अच्छे अच्छे राजनीतिज्ञ तो जेलों से ही होकर के ही महान नेता बने बिहार में हो अथवा किसी भी राज्यों के, है ना, तो जेलों से बाहर निकलते हैं बड़े बड़े नेता। और वही उसी में से एक नेता जो है संसद भवन में ये और विधानसभा के अंतर्गत ये सब बातें बताते हैं, तो है ना रिमार्केबल बातें। तो केस स्टडी पढ़नी चाहिए, और जो अपने आपके मेंटोर है उनके केस स्टडी, अभी यूट्यूब चैनल काफ़ी बहुत से लोग जो है पॉडकास्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट के माध्यम से भी हमें बहुत कुछ ज्ञान मिल रहा है। तो घर बैठे भी हमें बहुत सा एजुकेशन मिल रहा है। तो यदि ये भावनाएं होगी कि भाई ये जो है 21वीं सदी में मानव से मानव जो है भेदभाव, तो इस देश का विकास नहीं संभव है। अगर वाकई में इस देश को सोने की चिड़िया कहलाने वाली देश ये बुद्ध के वजह से हुआ।
नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से हुआ है, और यहाँ तो उसे ध्वस्त किया जाता है। एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ख़राब है बिहार के अंदर और बिहार से बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। 100 विश्वविद्यालयों में भारत के कोई ऐसे विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। मैंने ये सुना है यहाँ TNB कॉलेज भागलपुर में, पटना में साइंस कॉलेज, ये सब जो कॉलेज हुआ करते थे, वहाँ एडमिशन कराने के लिए बच्चे काफ़ी मेहनत करते थे, और कहा जाता था कि ये ईस्ट का जो है एक वो क्या कहते हैं, लंदन की यूनिवर्सिटी है, वो माना जाता था कि ये सब ऐसे विश्वविद्यालय जैसे इनका वैल्यू है। साइंस कॉलेज जब मैं मैट्रिक किया और मैं भी इंटर में एडमिशन के लिए अप्लाई भी किया था, तो ये मेरे लिए बहुत ही आज भी दर्द है कि मैं साइंस कॉलेज में नहीं पढ़ा। लेकिन ये अलग बात है कि मुझे वहाँ मौका मिला। मैं नेशनल साइंस कांग्रेस का मैं मुंगेर ज़िला का हेड बन गया था। सोशल एक्टिविटी में मैं आगे था, NGO चलाता था, तो उसी में मुझे एक प्रोफेसर ने इस क्षेत्र में मुझे काम करने का मौका दिया था, और उसका जो स्टेट हेड थे वो साइंस कॉलेज के प्रोफेसर थे। तो मुझे साइंस कॉलेज घूमने का मौका मिला और वहाँ के प्रोफेसर से बात करने का, तो कितना मज़ा आया कि चलो देर सवेर जो भी पढ़ाई तो नहीं किया, लेकिन यहाँ के प्रोफेसर हमारे दोस्त बन गए। तो 2-4 साल तक उनके टच में रहा। फिर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना था, तो फिर आगे बढ़ते चले गए और वो सब छूटते चले गए। तो आज मैं चर्चा करते हुए इस बात को बताता हूँ कि उस समय साइंस कॉलेज में एडमिशन के लिए पूरे बिहार में बहुत ही मतलब माना जाता था कि अव्वल दर्जे का महाविद्यालय है। हार्वर्ड, हाँ, ईस्ट का हार्वर्ड वगैरह कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड। तो आज तो उस विद्यालय में सीटें खाली रह जाती है ये स्थिति आ गई है। और समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला है कि साइंस कॉलेज के जो प्राचार्य है वह होम साइंस के टीचर है। तो किसी ने ये जिक्र किया कि भाई वो साइंस तो ही है, वो चाहे होम हो या कोई और हो, है ना। भाई होम साइंस के टीचर कैसे साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं। तो बताया गया कि वहाँ पर जो है वो